स्वागत है आप सभी का एक बार फिर दिव्य अध्ययन साइट यूट्यूब चैनल पे। आज अपने अधिगम को ही क्या आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और इसमें अपनों ने अधिगम के बारे में कंप्लीट पिछले क्लास में आपने पढ़ा था ये अधिगम के सोपान के बारे में। अब अपने अधिगम को आगे बढ़ाते हुए इसके अंदर करेंगे अधिगम के नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न आया है। अधिगम के नियमों की बात आ जाए तो अधिगम के नियम के मुख्य रूप से आ जाए तो क्या है, दो टाइप के दो है। सबसे पहले आपके आ जाएंगे मुख्य नियम। मुख्य नियम में तीन प्रकार है। सबसे पहले अगर अपने नियम की बात आए तो सबसे पहला आपका हो जाएगा तत्परता का नियम। दूसरा है तो अभ्यास का नियम और 3 नंबर पे प्रभाव का नियम। अगर गौण नियमों की बात आ जाए तो गौण नियम क्या है, मुख्य रूप से 5 प्रकार है। सबसे पहले आपका हो जाएगा बहुप्रतिक्रिया, का नियम। दूसरा आत्मीकरण का नियम। तीसरा आंशिक क्रिया का नियम। शास्त्रीय का नियम और अंतिम की अगर बात आ जाए तो वो आपका हो जाएगा मनोवर्ती नियम। बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं इन नियमों के अंदर और मोस्टली इन तीन में से काफ़ी बार प्रश्न आए हैं। तीन में से तो बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं तीनों के अंदर। तो यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, तीन की अगर बात आ जाए ना, तीनों में कौन कौन से, तत्परता का नियम, दूसरा आपका क्या है अभ्यास का नियम और अगला क्या आ जाएगा आपका प्रभाव का नियम। मुख्य रूप से नियम कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपके हो जाएंगे मुख्य नियम और दूसरे आपके कौन से हो जाएंगे गौण नियम। इनका वैसे क्या है, गौण नियम बोला जाता है, गौण नियम। मुख्य नियम में पहला कौन सा है, तत्परता का नियम। दूसरा कौन सा है, अभ्यास का नियम और लास्ट कौन सा है, प्रभाव का नियम। इनका क्रम आया है, देखो इसमें तत्परता में आप टी याद रखो, अभ्यास में क्या रखो, ए याद रखो, प्रभाव में क्या याद रखो, पी याद रखो। अगर अपने शॉर्ट में लिखें तो शॉर्ट में लिखने के बाद अगर इसको अपने ऐसे लिख दें तो टेप, ये 3 ने आप क्या करांगा याद करके और फिर क्या करांगा ये टेप लगा लिया, क्या पर लगा लिया, मुंह पर लगा लिया। यानी क्या है, तीनों नियम है उनको याद करके उनकी टेप लगानी है। टी से क्या हो जाएगा तत्परता का नियम, ए से क्या हो जाएगा अभ्यास का नियम और पी से क्या हो जाएगा प्रभाव का नियम। उसके अलावा अगर इनको याद करना, देखो इसके अंदर भी है, ये कौन सा हो जाएगा बहुप्रतिक्रिया। फिर ए वाले ए में क्या हो जाएगा आंशिक क्रिया का नियम और एक आपका क्या है आत्मीकरण का नियम। उसके बाद क्या है, यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, सारी ट्रिक नहीं होती, शास्त्रीय का नियम और एक आपका क्या हो जाएगा मनोवर्ती या मनोदशा का नियम। तो यहाँ पर 1% ये बन जाएगा, इनका क्रम है, इनको आपको क्या करना है याद करना है। अब अपने क्या करेंगे, इसकी डिटेल है उसको विस्तृत रूप से अपने आगे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला नियम है अकॉर्डिंग टू रूल तत्परता का नियम। तत्परता का नियम इसको कहा जाएगा लॉज ऑफ रेडीनेस, इसको कहा जाएगा।
उसके अलावा इसे मानसिक तैयारी का नियम भी कहते हैं, मानसिक तैयारी का नियम। और ये कहने वाला कौन था? ये कहने वाला था कौन? वुडवर्थ। वुडवर्थ महोदय के द्वारा क्या है, इसको क्या नाम बोला गया था? मानसिक तैयारी का इसको क्या नियम बोला गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो एक चीज आ रही तत्परता। अगर तत्परता का अर्थ आ जाए, तत्परता का अर्थ क्या होगा? बस आपको दो ही बात याद रखनी है, एक तो क्या हो जाएगा मानसिक और शारीरिक। यानी कोई भी व्यक्ति है वो मानसिक रूप से और क्या हो जाएगा शारीरिक रूप से जितना अधिक तैयार होगा वो कार्य उतना ही क्या होगा आसान होगा। यानी मानसिक से अर्थ क्या हो जाएगा दिमाग के तौर से, और शारीरिक का अर्थ क्या हो जाएगा शरीर से। यानी अपने क्या हो जाएगा मानसिक से अर्थ यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा सोचना, समझना, तर्क करना, इन कारकों से। और अगर शारीरिक की बात आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, जो ऊंचाई, वो सारा कुछ आ जाएगा। यानी अपने सोचना, समझना, तर्क करने की जो शक्ति होती है वो सही होनी चाहिए। उसके अलावा बॉडी अगर अपने सही है, यानी सीधी सी बात है, अगर अपने शारीरिक रूप से यानी बॉडी से बिल्कुल अगर कोई बीमारी नहीं है तो अपने क्या हो जाएंगे शारीरिक रूप से स्वस्थ है। उसके अलावा अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, तनाव का मतलब जैसे भी कोई फालतू अपने टेंशन लेके बैठे हैं एग्जाम की और की, नंबर कम आ गए ज़्यादा आ गए, या घर में कोई समस्या है, वो सारी चीज़ें अपने क्या है अलग रख के और सोचेंगे तो वो कार्य हमारे लिए क्या हो जाएगा आसान होता हुआ चला जाएगा। यानी आपने क्या है मान लो कई बार अपने ऐसे बुक लेके बैठ जाएंगे, लेकिन बुक लेके बैठ के दिमाग आपका यहाँ है ही नहीं, दिमाग आपका घर पे चला गया या दिमाग आपका और कहीं चला गया, तो आप बुक लेके चाहिए 2 घंटे बैठे रहो, चाहे 10 घंटे बैठे रहो, आपके जो जो पेज जिस पेज के अंदर आपने ऐसे किया वही पेज आपको सेम मिल जाएगा। लेकिन आपको ये जिविकल टेस्ट है, मेरे को सही प्रकार से पूरा लेसन कंप्लीट करना है, आप बिल्कुल स्वस्थ भी हैं और दिमाग भी आपका बिल्कुल बुक के अंदर है, तो 110%, 100 भी नहीं, वो लेसन आप क्या आराम से तैयार करते हुए चले जाएंगे। यानी कोई भी कार्य है ना उसको एक्टिव करने के लिए, रुचि जागृत करने के लिए, जिज्ञासा जागृत करने के लिए, उसके अलावा ध्यान केंद्रित करने के लिए इस सिद्धांत का क्या किया जाता है यूज किया जाता है। तो इसका मेन मोटिव क्या हो जाएगा तत्परता का नियम से अर्थ क्या हो जाएगा अभी तैयार होना। और तैयार कैसे होना, अगर अपने शारीरिक और मानसिक रूप से कोई कार्य के लिए तैयार होंगे तो वो कार्य हमारे लिए क्या हो जाएगा आसान होता चला जाएगा। एक प्रश्न इसमें आया है, इसको तैयारी का नियम किसने कहा था? वुडवर्थ महोदय के द्वारा कहा गया था। अब इसका उपयोग आता है, उपयोग किन में आ जाएगा? अगर उपयोग की बात आए ना तो आ जाएगा ये, एक तो ध्यान केंद्रित करने के लिए, उसके अलावा दूसरा रुचि जागृत में, तीसरा जिज्ञासा उत्पन्न करने में, उसके अलावा कक्षा प्रवेश में यही होता भी, कक्षा प्रवेश में सर्वप्रथम इसी का उपयोग होता है। जैसे अलग अलग कारक हैं, अगर मैं इनके एग्जाम्पल के थ्रू बात करके आपको बताऊं तो जैसे ये पहला कारक हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा। पहला मैंने क्या लिखा है ध्यान केंद्रित करने के लिए, कैसे भी जैसे मान लो आप क्लास में पढ़ा रहे हो, क्लास में पढ़ा रहे हो, बच्चे आपके कई बार एज के भी होते हैं, तो उन बच्चों को अगर आप डांटो तो आपको ध्यान नहीं RT 2009 में क्या क्या लिखा हुआ है, सब कुछ ऐसा लिखा हुआ जो कि बच्चे के सारे क्या है अधिकार है।
तो आप अगर उनको डांटोगे, फटकारोगे, कोई पनिशमेंट दी तो आप तक क्या आ जाएगी, समस्या आ जाएगी। लेकिन आप भी मानसिक रूप से अगर आप उसको क्या है भी दिमाग से आप उसको डांटो भी नहीं और वो आपकी तरफ क्या ध्यान भी दे दे, तो वो कार्य इसके अंदर करना पड़ेगा। यानी आपको बच्चा है उसको अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे आप मान लो आराम से पढ़ा रहे हो, तो पढ़ाते पढ़ाते क्या है, जैसे बच्चे जो ध्यान नहीं दे रहे उनको ध्यान आकर्षित करना है, तो आप क्या करोगे, एकदम से ऐसे लिखते लिखते, जैसे मैं अभी चुप हो गया 1 मिनट, तो आपने सोचा भी सर शायद भूल गए होंगे, ये सोचा ना भी सर शायद भूल गए होंगे इसलिए थोड़ा याद कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान मेरी तरफ गया भी सर कर क्या रहे, वो कौन सा होता है, इसके अंदर हो जाएगा ध्यान आकर्षित करने के लिए। दूसरा मैंने क्या लिखा, रुचि जागृत करने के लिए। कई बार आप देखते हो बच्चे बोलते हैं भी सर हमारे हिस्ट्री बढ़िया नहीं आती है, कुछ बोलते हैं कल्चर बढ़िया नहीं आता, कुछ बीएड के अंदर मान लो अलग डिसिप्लिन वाला सब्जेक्ट नहीं आता, कुछ को मान लो अंडरस्टैंड वो एक कौन सा जेंडर वाला, वो सर वो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। तो वो सारे सब्जेक्ट बोरिंग लगेंगे जब तक क्या हो जाएगा भी आप उन कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हो। यानी उन्हीं के अंदर कोई कार्य और होता है, वो जैसे आप फाइलें बना रहे हो तो उसके अंदर कोई समस्या नहीं आएगी, आप इनको जो नोट्स बनाने हैं उनके अंदर कोई समस्या नहीं आ रही है, क्योंकि आपकी उनके अंदर रुचि है। यानी कोई भी कार्य होता है अगर आपकी उसमें रुचि होती है तो रुचि होने के अंदर क्या हो जाएगा, वो कार्य आराम से बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसका मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल दे सकता हूँ, जब भी आपको घर वाले ये बोल दें भी आपको एक लेसन मेरे को पढ़ के सुनाना है, लेसन जब पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, 10 से 20 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो 10 से 20 रुपए के चक्कर में या इनाम ना भी दें तो कोई व्यक्ति काम इसी प्रकार से नहीं करेगा। लेकिन आपको ये बोल दे भी आप क्या सही प्रकार से काम करो कंप्लीट, अपने क्या है जो 2-3 घंटे का काम था और आपको बोला कि अभी अगर आप आधे पौने घंटे में इस काम को पूरा करते हो तो आज अपने क्या मूवी देखने चलेंगे, तो मैं आपको 101% ये चीज बात बोल सकता हूँ कि जो काम 2-2.5 घंटे में पूरा होना था वो काम आपका 1 घंटे में पूरा करके दिखा दो, क्योंकि आपकी फिल्म देखने में रुचि क्या है, ज्यादा है। तो वो भी अपने क्या भी आप अपने आप को उसी समय क्या कर लोगे, भी तैयार कर लोगे, मैं ये कार्य क्या कर सकता हूँ आसानी से क्या है कंप्लीट करता हुआ चला जाऊँ, क्योंकि उसके अंदर आपकी क्या है रुचि है। रुचि जब तक आपकी उस कार्य के अंदर नहीं होगी तो वो कार्य आपका क्या हो जाएगा, आसान नहीं होता चला जाएगा। उसके अलावा अगला जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है, जानने की इच्छा। जानने की इच्छा कब होगी, जब आप कार्य करने के लिए क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हो। यानी आपने पेपर दिया और पेपर देने के बाद आपके नंबर क्या आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं। अगर नंबर बढ़िया आ रहे हैं उस समय आप क्या करोगे, मेरा रिजल्ट कब आएगा और उसके बाद आंसर की कब आएगी, कोई समस्या नहीं हो जाएगी, क्योंकि आपको डर बना रहेगा। लेकिन अगर आपका पेपर बढ़िया हुआ ही नहीं तो अपने दिमाग में क्या होगा, भगवान का पेपर क्या नहीं लग गया, दिमाग में ये सोच आएगी ना। तो यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा जिज्ञासा के लिए। उसके अलावा कक्षा में प्रवेश के समय भी मैंने बोला है कि सर्वप्रथम इसी का यूज किया जाता है। आप क्लास में एंट्री करते हो, एक बार देखो बच्चे क्या बहुत जोर जोर से शोर मचा रहे हैं, हुआ अल्लाह बहुत किया हुआ है, लेकिन जैसे सर ऐसे करके एंट्री करते बच्चे एकदम से क्या हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। आपने उनको बोला क्या भी आप चुप हो जाओ, कहाँ कनाक बच्चों कुछ नहीं बोला गया, क्योंकि वो अपने आप के अंदर क्या है भी उनका दिमाग यानी शारीरिक रूप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आराम से कैसे शांति से बैठ जाएंगे। इस सर आगे अब आपकी अटेंडेंस लेंगे और आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो इन 4 कारकों में इनका क्या किया जाता है, सबसे ज्यादा उपयोग किया जाएगा ध्यान केंद्रित करने के लिए, रुचि को जागृत करने के लिए, जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए और कक्षा में प्रवेश के लिए क्या किया जाएगा, इसका यूज किया जाएगा। उसके बाद दूसरा नियम कौन सा है, तत्परता के बाद TA से क्या हो जाएगा, अभ्यास, अभ्यास का नियम। अभ्यास वाले में वही ट्रिक काम में लेनी है। सबसे पहले क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण लोगे, प्रशिक्षण के बाद फिर बार बार आपके द्वारा क्या किया जाएगा, अभ्यास किया जाएगा और अभ्यास से आपको क्या मिलेगा, अनुभव मिलेगा और अनुभव के द्वारा आप में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। ये कार्य आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। उसके अलावा अभ्यास से इन्होंने क्या है 2 प्रकार का बताया, एक तो क्या हो जाएगा उपयोग का नियम और एक अपने क्या हो जाएगा अनुपयोग का नियम। अभ्यास में आपने कहावत सुनी है, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, सुना होगा ना, या आपने पत्थर वाला वो सुना होगा, ये रेड और चर्च वाला होता है ना, इस प्रकार से अपने रस्सी को खींचते हैं तो पत्थर के अंदर भी क्या जगह बन जाती है। तो उन्होंने क्या लिखा था भी अगर आपने कोई भी कार्य अभ्यास किया ना तो अभ्यास करने के बाद वो चीज अपने क्या करेगी, कंठस्थ होने की क्या है अपने
एंड अपने लगभग बहुत ज़्यादा क्या है 100% इसकी क्या होती है गारंटी होती है। जैसे अपने मान सकते हैं भी कोई भी बुक है, अपने तो कई बार अपने 5 अलग अलग बुक है अलग अलग राइटर की, वो आप पढ़ रहे हो, फिर आप एग्जाम हॉल में जाओ, एक आपने एक ही राइटर की बुक है उसको 5 बार पढ़ लिया, तो 5 बार वाली याद रहेगी या 5 बुक अलग अलग एक बार पढ़ी वो याद रहेगी? 5 वाली याद रहेगी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है भी कोई भी कार्य है उसके लिए आपको क्या जरूरी है, अभ्यास जरूरी है। अभ्यास अगर आपने बार बार उस बुक को 5 बार पढ़ा तो आपको क्या मिल जाएगा, अनुभव मिलेगा, और आपके व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन आना क्या प्रारंभ हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने लिखा भी क्या है, उपयोग और अनुपयोग। अभ्यास तो आप कर रहे हो, लेकिन आपने अधिगम के अंदर पढ़ा था स्थायी और अस्थायी प्रकार का अधिगम। स्थायी अधिगम कौन सा था, यानी जिसका आप लगातार उपयोग करो, वो तो कौन सा था, स्थायी प्रकार का अधिगम हो जाएगा। और आपने क्या एक बार प्रशिक्षण लिया लेकिन बाद में आपने क्या कर दिया, अभ्यास छोड़ दिया, वो आपका कौन सा हो जाएगा, अस्थायी प्रकार का अधिगम हो जाएगा। यानी अगर आपने बार बार प्रयास किया, तो बार बार प्रयास करोगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में क्या रहेगी, लंबे समय तक बनी रहेगी, वो तो आपका कौन सा होता है, उपयोग का नियम रहेगा। और जब आपने प्रयास किया लेकिन प्रयास करने के बाद अभ्यास आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अनुपयोग का हो जाएगा। यानी अधिगम के अंदर होने वाला जो स्थायी परिवर्तन है वो तो आपका क्या चीज कहलाएगा, उपयोग का नियम होगा, और अधिगम के अंदर होने वाला अस्थायी परिवर्तन आपका क्या चीज कहलाएगा, अनुपयोग का नियम कहलाएगा। उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा, कर्त अर्थ अभ्यास जड़मती होते सुजान। उसके बाद अगर अपने मुख्य नियम की बात करें तो तीसरा आपका नियम है वो कौन सा है, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, और इसमें क्या होता है, सुधार हुआ था, अभी कोई चेंज नहीं है वैसे, लेकिन इसके अंदर क्या है, सुधार होता है। ये बात भी क्या है, काम की है। इन्होंने क्या लिखा था भी, एक विषय वस्तु में एक विषय वस्तु में मिली सफलता का प्रभाव दूसरी विषय वस्तु में पड़ता है। जैसे आपने तैयारी स्टार्ट कर दी, मान लो आपने तैयारी स्टार्ट कर दी रीट की, और उसके बाद आपने क्या प्री आपका क्लियर हो गया, आपने मेंस की भी क्या बहुत बढ़िया तैयारी की, और मेंस भी आपका क्या है बड़े अंकों से क्लियर हो गया, और आप अपने क्या है जॉब लगी। इस समय आपने मनोविज्ञान पढ़ा होगा, उसके अलावा सब्जेक्ट को भी क्या पढ़ा होगा, और जॉब लगने के बाद आपने ज्वाइनिंग भी कर ली, और ज्वाइनिंग करने के बाद उसके थोड़े दिनों बाद में क्या है सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आती है। तो जो मैटर आपने पहले पढ़ा था जिसके द्वारा आप जॉब लगे, यानी मनोविज्ञान सब्जेक्ट आपका क्या लगभग सेम रहेगा, जीके वाला थोड़ा पोर्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब सेकंड ग्रेड की तैयारी करोगे तो जीके वाला पोर्शन जो उस विषय वस्तु है उसका आगे सेकंड ग्रेड की विषय वस्तु पे प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, 100% पड़ेगा। तो वही उन्होंने क्या लिखा है, प्रभाव के अंदर क्या लिखा है कि एक विषय वस्तु के अंदर मिली हुई सफलता का प्रभाव क्या है, दूसरी विषय वस्तु के सफलता के परिणाम पे क्या पड़ता है, 100% पड़ता है। यानी आपने जो काम किया वो अगर आप सफल हो गए तो आगे आने वाले कार्य के अंदर आपका क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस उससे क्या होता है, दुगुना होता है, और वो प्रभाव आपको क्या आगे बढ़ने के लिए क्या देगा, प्रेरणा देता हुआ चला जाएगा। लेकिन इसको भी उन्होंने क्या है 2 भागों में बांटा है। जैसे एक इसके अंदर आ जाएगा संतोष का नियम, संतोष का नियम, और दूसरा है असंतोष। संतोष और असंतोष में क्या हो जाएगा, अगर इसमें क्या हो जाएगा भी, अगर आपका परिणाम क्या है सकारात्मक है तो कौन सा होता है, संतोष का नियम। यानी आपने पढ़ाई स्टार्ट की, उसके बाद आपको क्या लगे, जॉब लगे, और जॉब लगने के बाद आप दूसरी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, सकारात्मक पड़ेगा। यानी आपका रिजल्ट अगर पॉजिटिव है तब तो कौन सा हो जाएगा, यानी आपको संतोष है, संतोष वाला नियम हो जाएगा। लेकिन कई बार अपने क्या होता है भी, आपका परिणाम आपने बहुत ज़्यादा क्या की, मेहनत की, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट आपका क्या होता है,
नकारात्मक या नेगेटिव हो, अपने क्या परिणाम क्या है, नकारात्मक होता है। तो उस कंडीशन के अंदर व्यक्ति क्या हो जाएगा, हताश हो जाएगा, बिल्कुल वो क्या करेगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा था, भी असंतोष उसके अंदर क्या बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में व्यक्ति फिर क्या करेगा, असंतोष वाली कंडीशन के अंदर, भी असंतोष वाली कंडीशन के अंदर फिर व्यक्ति क्या करता है, समायोजन करेगा। समायोजन करेगा ही नहीं। आप अगर सक्सेस नहीं हुए तो आपके साथ वाले लोग थे वो आपसे आगे निकल गए, लेकिन जब वो फ्रेशर बच्चे आएंगे उनसे आप क्या बहुत ज्यादा क्या हो, आगे हो। तो उससे जो आपका नकारात्मक था वो नकारात्मक क्या है, समायोजन करने के बाद किस में चेंज हो जाएगा, फिर सकारात्मक में क्या है, चेंज होता हुआ चला जाएगा। यानी इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं भी आपका परिणाम क्या है, नकारात्मक। नकारात्मक परिणाम क्यों, आपने क्या किया, स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद आपका, इसे लिख देता हूं मैं एक बार, रुकिए, सकारात्मक परिणाम। यानी आपका रिजल्ट पहले क्या था, नेगेटिव था, उसके बाद आपने अपनी जो कंडीशन है उस कंडीशन के साथ क्या किया, समायोजन किया। कंडीशन के साथ समायोजन कर लिया, तो कंडीशन के साथ समायोजन करने के बाद यानी यहां पर अपने क्या लिखेंगे, समायोजन। कंडीशन के साथ क्या हुआ, समायोजन हुआ। समायोजन होते आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, सकारात्मक होता हुआ चला जाएगा। यानी यहाँ आपका रिजल्ट में क्या चीज़ है, असंतोष है, लेकिन जैसे आप समायोजन किया तो आपके अंदर क्या आ जाएगा, संतोष आता हुआ चला जाएगा। बस आपको ये बात क्या दिमाग में रखनी है, भी उससे कंडीशन के साथ आपने अपने आप को क्या किया, किस प्रकार से क्या है जोड़ दिया, वही किसके अंदर आ जाएगा, संतोष या असंतोष के अंदर क्या आता हुआ चला जाएगा। यानी प्रभाव का नियम क्या था, कि आपका रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव आया। नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद आप में क्या उत्पन्न हो गया, असंतोष उत्पन्न हो गया, और असंतोष उत्पन्न होने के बाद आपने जो आपकी स्थिति थी उसके साथ क्या किया, समायोजन किया। समायोजन करने के बाद पहले आपका रिजल्ट जो नेगेटिव था, अब रिजल्ट कौन सा हो गया, पॉजिटिव हो गया। पहले आप में क्या था, असंतोष था, वो अब किस में चेंज हो गया, संतोष में क्या है, चेंज होता हुआ चला जाएगा। यानी आपका रिजल्ट पहले अपने आपने क्या है, भी जीवन के अंदर ऐसी बहुत सी घटनाएं घटती है जिसके अंदर अपने क्या हो जाएगा, भी चलो अब छोड़ दो, अब आगे कुछ नहीं होगा। उस कंडीशन के अंदर अपने आप को कैसे चेंज करना है, वो कौन सा नियम सिखाएगा, प्रभाव का नियम सिखाएगा। तो इस प्रकार से अपने क्या है, ये तीन मुख्य नियम हो गए। कौन कौन से, पहला नियम कौन सा है, तत्परता का नियम। इसमें व्यक्ति को क्या करना है, मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना है। दूसरा नियम कौन सा है, अभ्यास का नियम, यानी इसमें व्यक्ति क्या करता है, प्रशिक्षण, फिर बार बार क्या करेगा, अभ्यास करेगा, अनुभव मिलेगा। और तीसरा कौन सा है, प्रभाव। प्रभाव में क्या हो जाएगा कि एक विषय वस्तु के अंदर किया गया कार्य अगर सकारात्मक हो तो उसका प्रभाव क्या दूसरी विषय वस्तु पे, क्या दूसरे विषय वस्तु के परिणाम पे पड़ेगा। अगला आप क्या आ जाएंगे, गौण नियम। गौण नियम है वो अपने 5 है। गौण नियम कितने हैं, 5 है। 5 में सबसे पहला आपका आ जाएगा बहु प्रतिक्रिया। और ये नियम किसके बराबर है, अभ्यास वाले के, अभ्यास के समान ही है। बराबरली आपको बताऊंगा मैं। यानी इसके अंदर क्या हो जाएगा, कोई भी क्रिया है उसको अपने क्या किया जाएगा, बार बार दोहराया जाएगा, और बार बार क्रिया दोहराने के बाद क्या होती है, भी अंत में आपकी क्या है, सी क्रिया होती है। जैसे अपने मान सकते हैं भी आप जैसे कोई तीरंदाज होता है, इस प्रकार से अपने क्या है, तीरंदाज जैसे क्या है, वो निशाना क्या साधन की क्या करता है, कोशिश करता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और अंत में वो क्या करता है, बस सही निशाना अपना टारगेट पे निशाना क्या है, लगा लेगा। तो बार बार आपने क्रिया की और अंत में कौन सी हो जाएगी, सही क्रिया। या मान लो कोई बाइक है, साइकिल है, वो आप चलाना सीख रहे हो, आप 1 बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, 3 बार गिरोगे, लेकिन अंत में आप क्या करोगे, बाइक चलाना सीख जाओगे। उन्होंने क्या लिखा था कि किसी भी क्रिया को बार बार दोहराया जाए या इतनी अधिक बार दोहराया जाए कि अंत में क्या हो जाए, सही क्रिया हो जाए। लिख देता हूं, किसी भी क्रिया को बार बार या इतनी अधिक बार दोहराई जाए कि अंत में सही क्रिया
हो जाए तो वो आपका क्या चीज़ कहलाएगा, बहु प्रतिक्रिया कहलाता है। उसके बाद अगर अपने दूसरे की बात आई, दूसरा आपका सिद्धांत है, नियम है आपका आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया, और आंशिक क्रिया के नियम के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर खंडों में टुकड़ों में सीखना। जैसे अपने मान सकते हैं भी आपका जो होता है ना शेड्यूल, समझ रहे हो भी आज अपनों ने जैसे इतना पढ़ा, फिर इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, आज 4 पेज पढ़ने, 5 पढ़ने, 6 पढ़ने, उस प्रकार से जो आप शेड्यूल बनाया जाएगा। जैसे आपने कहा विषयों में मैं 1 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, दूसरा 1 घंटा ये पढ़ूंगा, तीसरा 1 घंटा ये पढ़ूंगा, तो आपने पूरे पूरे जो सब्जेक्ट है उनका एक शेड्यूल बना रखा है टुकड़ों के हिसाब से, यानी पूरी बुक आपको याद हो नहीं रही, और आपने मान लो को टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, तो टेस्ट सीरीज के अंदर 10 टेस्ट है, उसके अंदर आपके पूरे के पूरे जो आपका पाठ्यक्रम उसको आपने बांट दिया, तो पूरे पूरे पाठ्यक्रम में 10 से पाठ्यक्रम जो आपने बांटा, तो एक पाठ्यक्रम है वो आपका क्या चीज कहलाएगा, एक खंड कहलाएगा। यानी एकदम से आप सारा एक दिन में पढ़ना चाहो याद नहीं होगा, लेकिन वो आपने अलग अलग दिन के हिसाब से उसको सेट कर लिया, तो वो अपने क्या हो जाएगा, सही प्रकार से होता चला जाएगा। जैसे अपने मान सकते हैं भी कोई भी घर में परिवार में अगर आपको कोई पैसे की जरूरत होती है, तो आप एकदम से मांगो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आप उनको क्या कर लो, जैसे किराया मान लो, आपका रूम का किराया मान लो 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, आप घर वालों को बोल दो मेरे को 50,000 रुपये एक साथ चाहिए, तो वो शायद आपको मना कर दे, लेकिन आप मंथली उनसे पैसे लेते ही है ना। तो वो इन्होंने क्या लिखा है कि किसी भी कार्य को खंडों और टुकड़ों में सीखना हमेशा क्या होता है, आसान होता है। यानी खंडों में बांट के सीखना क्या हो जाएगा, आसान होता चला जाएगा। तो आंशिक क्रिया के नियम के अंदर क्या हो जाएगा कि कोई विषय वस्तु अगर आपको कठिन लगे तो उसको आप क्या करो, छोटे छोटे खंडों या टुकड़ों के अंदर क्या बांटते हुए चले जाएंगे। उसके अलावा इसका तीसरा है आत्मीकरण का नियम, और चौथा है शास्त्रीय का आत्मीकरण में तो क्या हो जाएगा, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, पहले पढ़ना फिर मूल्यांकन। और इसमें क्या हो जाएगा, पूर्व वस्तु कहानी घटना के साथ काल्पनिक जुड़ाव दोनों करेंगे। यानी दोनों आत्मीकरण और शास्त्रीय के अंदर क्या चीज है, अभी आत्मीकरण के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे एक विषय वस्तु के अंदर आपने को ज्ञान सीख लिया, तो ज्ञान सीखने के बाद क्या करता है, अगर दूसरी विषय वस्तु के अंदर आप जाओगे, तो दूसरी विषय वस्तु के अंदर जाने के बाद क्या हो जाएगा कि पहली विषय वस्तु आपके क्या आती है, काम आती है, वो किसके अंदर हो जाएगा, आत्मीकरण। जैसे भी आपने कोई टेस्ट है, टेस्ट आपने देना है और उसके लिए आप सीधे टेस्ट के लिए चले जाओ, तो आपने मैटर पढ़ा ही नहीं, टेस्ट कहाँ पर काम आएगा। लेकिन आप पहले उस मैटर को क्या करो, अच्छे से कंठस्थ क्या करो, याद करो, पढ़ो, पूरी तरीके से समझो, उसके बाद टेस्ट दो, तो वो अपना क्या रहेगा, बेटर रहेगा। इसके अंदर क्या बात बोली गई है, जो आपको दिया गया मैटर है उसको पहले आप क्या करो, आत्मसात कर लेंगे, और आत्मसात अपने करेंगे, तो आत्मसात करने के बाद अगर वो कार्य हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान होता हुआ चला जाएगा। और बिना पढ़े अगर अपने पेपर देने जाएंगे तो वो कार्य क्या हो जाएगा, सही प्रकार से सही नहीं होगा। यानी इसने क्या लिखा था कि एक विषय वस्तु में अगर आपने कोई कार्य सीखना है, आत्मसात पहले करो, और आत्मसात करने के बाद अगर दूसरी विषय वस्तु इस प्रकार की आए, तो वहां पर पहले वाली विषय वस्तु दूसरी के अंदर हमारी क्या करती है, सहायता करती है। शास्त्रीय का अर्थ क्या हो जाएगा, सीधी सी बात करें तो क्या है, जुड़ाव। जैसे मान लो कोई सेना के अंदर भर्ती जवान है और उसकी मम्मी है, वो बेटा कहाँ पे गया हुआ है, बॉर्डर पे गया हुआ है, अपने क्या देश की रक्षा कर रहा है, लेकिन मम्मी है वो युद्ध अगर चल रहा है उसमें उसको क्या टेंशन होती है, तो मम्मी युद्ध के मैदान में जा सकती है क्या, नहीं जा सकती। तो उस कंडीशन के अंदर वो क्या करती है, भी अपने बेटे की फोटो है
उसको लेगी और उसको अपने क्या है यहाँ सीने से लगा लेगी, और उसके बाद क्या है उसकी अपने क्या उसको महसूस करेगी भी मेरा बेटा क्या है मेरे पास है। नहीं, उसको यादों को अपने समेटने के लिए क्या करती है, इस फोटो के साथ अंतर संबंध स्थापित करती है। वही आपका क्या चीज कहलाएगा, साचर्य कहलाता है। यानी किसी भी अमूर्त अपने क्या वस्तु हो सकती है, कोई अपने चीज हो सकती है जिसका कोई लेन देना अपने क्या चीज वस्तु से होता है, लेकिन वैसे कोई चीज नहीं होती है कि प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने वो चीज नहीं आएगी, अप्रत्यक्ष रूप से होती है, और आप उसके साथ अपना क्या करोगे, जुड़ाव महसूस है वो करते हैं। यानी किसी भी चीज अपने मान सकते हैं जो इस दुनिया में तो है ही नहीं, उसका भी अपने कई बार क्या होता है जुड़ाव होता है, तो वो वैसे आएगी, लेकिन दूर से अपने क्या करेंगे उसको महसूस करना प्रारंभ करेंगे, वो कौन सा होता है, साचर्य। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा, भी इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, भी एक विषय वस्तु के अंदर दूसरे विषय वस्तु में जाएंगे तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी आपने पढ़ा है उसी का टेस्ट लोगे तो फायदा होगा। इसके अंदर अपने क्या हो जाएगा, भी साचर्य से जुड़ाव है, वो विषय वस्तु सेम नहीं है तो भी आपको अपने क्या हो जाएगा, दुख प्रकट क्या करे लेते हैं। अंतिम आपका हो जाएगा मनोवर्ती। मनोवर्ती यह ना आप बोल इसका मनोदशा। इसमें क्या हो जाएगा, जैसा विचार हमारे मन मस्तिष्क में आता है, रहता है, हमें उसी प्रकार का परिणाम प्राप्त होता है। यानी मनोवर्ती मनोदशा, यानी आप मन के अंदर जो चीज सोचने ला रहे नहीं बस सेम अपन के मिल जाएगी। जैसे अपने मान सकते हैं भी आप कोई चीज के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो तो लगभग आपका रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव होगा। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मान सकते हैं भी आपने अपने हिसाब से कोई तैयारी की नहीं, सीधा पेपर देने चले गए तो अपने दिमाग में थॉट क्या होगी, पेपर देवा ना देवा के फायदे, देवा ना देवा के फायदे, यानी बार बार आपके दिमाग में क्या नेगेटिव विचार आएंगे, वो आपकी क्या मनोदशा है, और लगभग रिजल्ट अपन वो ही मिले। अपना एक कहावत है नहीं, रोन तो जाए मरे खबर ले गया है, तो वह अपनी क्या मनोदशा, यानी जिस प्रकार से आप सोचोगे आपको उसी प्रकार का क्या है परिणाम मिलना क्या है स्वाभाविक है, और वो आपको 101% उसी प्रकार का क्या है मिलता ही मिलता है। वो आपका कौन सा हो जाएगा, मनोवर्ती या मनोदशा हो जाएगा। तो ये आपके हो गए अधिगम के नियम। मुख्य रूप से अपने दो प्रकार के, एक बार अपन सारों का रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले आपके अपनों ने पढ़ा अधिगम के नियम कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, मुख्य नियम और एक आपके हो जाएंगे गौण नियम। मुख्य नियम कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के हैं। सबसे पहला आपका हो जाएगा तत्परता का नियम, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा अभ्यास का नियम, और तीसरा आपका हो जाएगा प्रभाव का नियम। उसके बाद दूसरा कौन सा है, गौण नियम है। गौण नियम कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। सबसे पहला आपका हो जाएगा बहुप्रतिक्रिया का नियम, उसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा आत्मीकरण, तीसरा आपका हो जाएगा आंशिक क्रिया का, और चौथा नियम आपका हो जाएगा साचर्य का या जुड़ाव का, और पांचवा नियम आपका हो जाएगा मनोवर्ती या मनोदशा का। उसके बाद अपने आगे इसकी पढ़ते हैं डिटेल में। सबसे पहला आपका हो जाएगा तत्परता का नियम, इसको कहा जाएगा। उसके अलावा से क्या है, मानसिक तैयारी का नियम भी कहा जाएगा, लॉज ऑफ रेडीनेस भी कहा जाएगा। मानसिक तैयारी का नियम किसके द्वारा कहा गया था, वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जब व्यक्ति मानसिक तौर से और शारीरिक रूप से अगर कोई भी कार्य को करने के लिए तैयार होता है तो वो कार्य उसके लिए क्या हो जाएगा, आसान होता हुआ चला जाएगा। यानी अगर आपको कार्य करना तो उसके लिए क्या है, दोनों चीज़ों के अंदर क्या है पॉजिटिव होना जरूरी है। उसके अलावा इसके उपयोग की बात आ जाए तो उपयोग अपने कहाँ कहाँ किया जाता है, रुचि जागृत करने के लिए किया जाएगा, उसके अलावा जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा, और उसके बाद अपने इसके अंदर क्या है स्कूल या अपने जो अपने जाते हैं ना भी विद्यालय के अंदर या कक्षा में पहली बार आप जाते हो उसके अंदर आपका आ जाएगा ध्यान केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। उसके अलावा दूसरा अगर इसके अंदर आ जाए तो नियम कौन सा है, अभ्यास का नियम इसको कहा जाएगा, और इसे एक्सरसाइज के नाम से भी क्या जाना जाएगा, लॉज ऑफ एक्सरसाइज इसे कहा जाता है। इसके अंदर अपने क्या किया जाएगा, कोई भी कार्य उसका पहले अपने क्या लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, फिर बार बार क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, आपको अनुभव मिलेगा और आपके व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। जैसे अपने टाई बांधना, बेल्ट बांधना, साड़ी बांधना,
वो इसके अंदर आ जाएंगे, खाना बनाने से के अंदर आ जाएगा, या कलर करना, और सारा कुछ जो अपने क्या पहले प्रशिक्षण लेके अगर आप बार बार अभ्यास करोगे तो कार्य हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान होता चला जाएगा। इसको भी इन्होंने क्या दो टाइप से बांटा है, एक आपका हो जाएगा उपयोग का नियम और दूसरा कौन सा हो जाएगा, अनुपयोग का। अगर आप अभ्यास बार बार कर रहे हो, लगातार कर रहे हो तो कौन सा हो जाएगा, उपयोग का नियम हो जाएगा, और अगर आपने अभ्यास का क्रम छोड़ दिया तो आपका कौन सा हो जाएगा, अनुपयोग का नियम हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नियम इसके अंदर आ जाएगा प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम मुख्य रूप से क्या है भी, अगर कोई भी आपने कार्य किया, कोई भी कार्य करने के बाद अगर उसका रिजल्ट सकारात्मक है तो आने वाली कंडीशन के अंदर उसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, सकारात्मक रूप से पड़ेगा। यानी एक विषय वस्तु के अंदर मिली हुई सफलता का प्रभाव दूसरी विषय वस्तु के ऊपर क्या है, 100% पड़ता ही पड़ता है। उसके बाद इसको भी उन्होंने क्या दो प्रकार से बांटा है, एक आपका हो जाएगा संतोष का नियम, दूसरा आपका हो जाएगा असंतोष का नियम। संतोष के नियम के अंदर क्या हो जाएगा भी, अगर आपको सफलता मिलने के बाद दूसरी कंडीशन में जाने के बाद संतोष आपको मिला हुई है तो वो रिजल्ट आपका हमेशा क्या रहता है, सकारात्मक रहता है। यानी आपने प्रयास किया, रिजल्ट सकारात्मक, उसका प्रभाव ही क्या पड़ेगा, सकारात्मक पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोई कार्य किया और उसका रिजल्ट क्या नकारात्मक है, तो नकारात्मक रिजल्ट होने के बाद आपके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, असंतोष उत्पन्न होता है। उसके लिए फिर आपको क्या, अगर सफलता हासिल करनी है तो कंडीशन के साथ क्या करेंगे, समायोजन करेंगे। तो वो जो असंतोष था वो किस में चेंज हो जाएगा, संतोष में हो जाएगा। किसके माध्यम से, सकारात्मक रिजल्ट के माध्यम से हो जाएगा। उसके अलावा अगर अपने गौण नियम की बात करें तो क्या 5 प्रकार है। 5 में सबसे पहला प्रकार है वो कौन सा हो जाएगा, बहुप्रतिक्रिया का हो जाएगा। ये लगभग आपके मुख्य नियम के अभ्यास के नियम के बराबर है। यानी कोई भी कार्य है उसको बार बार दोहराया जाए, इतनी अधिक बार दोहराया जाए कि कार्य अंत में क्या हो जाए, सही हो जाए, यंत्रवत हो जाए, सही, तो आपका कौन सा कहलाएगा, बहुप्रतिक्रिया कहलाएगा। जैसे बाइक चलाना, साइकिल चलाना। दूसरा कौन सा है, आंशिक क्रिया। आंशिक का अर्थ क्या हो जाएगा, टुकड़ों में। यानी कोई भी विषय वस्तु अगर आपको कठिन लग रही है, बड़ी लग रही है, तो उस विषय वस्तु का आप क्या करो, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट लो, तो वो कार्य हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान होता चला जाएगा। उसके बाद चौथा और पांचवा कौन सा है, चौथा आपका हो जाएगा आंशिक क्रिया के बाद आत्मीकरण का नियम, और पांचवा आपका हो जाएगा साचर्य का नियम। आत्मीकरण के अंदर क्या हो जाएगा भी, एक विषय वस्तु के अंदर अगर आपने किसी भी ज्ञान का आत्मसात कर लिया तो दूसरे विषय वस्तु के अंदर हमारी क्या करेगा, सहायता करेगा। लेकिन विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। साचर्य के अंदर क्या हो जाएगा भी, काल्पनिक रूप से अपने क्या करेंगे भी, अन्य वस्तुओं के साथ क्या संबंध साबित करेंगे। नहीं, एक विषय वस्तु के अंदर का दूसरे विषय वस्तु के साथ जुड़ाव तो होगा, लेकिन कंडीशन समान हो ये कोई जरूरी है वो नहीं होता। जैसे अपने किया था भी, के फौजी की माँ होती है वो क्या अपने बेटे की तस्वीर के साथ अपने इमोशन को क्या दिखाती है। और अंतिम कौन सा हो जाएगा, मनोवर्ती का या मनोदशा का नियम। इसके अंदर क्या हो जाएगा, जिस प्रकार की आपकी थॉट होती है आपको उसी प्रकार का क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिलता चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे अपने क्या है अधिगम के जो सिद्धांत है उनके बारे में अगली क्लासों में क्या है चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।